इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। यहीं ओ अभी चला वहां दूसरा, रिपीट करो बोलो। देवाधिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाई प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ अपनी उपस्थिति का एहसास दीजिएगा। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद्र प्रभु भगवान की। आपकी आवाज पहुंचना चाहिए, गूंजना चाहिए। परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। 24 तीर्थंकर भगवंतों की। संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग जनक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। आइएगा बंधुओं, टीवी चैनल का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम शंका समाधान आप सभी लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित अवधपुरी, जहां पर आचार्य भगवान के मंगल आशीर्वाद से तथा पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मंगल आशीष और निर्देशन में आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान तथा श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम संचालित हो रहा है। उस दिव्य परिसर से आप देख रहे हैं यहां पर उपस्थित आप सभी का तथा पारस चैनल, आदिनाथ चैनल, प्रामाणिक ऐप और अन्य डिजिटल माध्यमों के माध्यम से भारत और भारत से बाहर देश और दुनिया में इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तगणों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बंधुओं, शंका समाधान के लिए हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में अनुरोध करें। उसके पूर्व महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते हैं, तो दोनों हाथों को जोड़िएगा। आपके लिए भी मंगल आशीष मिले और आपके माध्यम से देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी भक्तों के लिए भी मंगल आशीष की छांव प्राप्त हो। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। आइएगा बंधुओं, जैसे कि हम सभी के लिए मालूम है, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम इस आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान इसी परिसर में संचालित हो रहा है। और कल और लगातार जैसे कि आपके लिए जानकारियां दी जा रही हैं कि अनेक विद्यार्थियों ने पूज्य श्री के मंगल आशीष से संचालित होने वाले श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने के लिए सौभाग्य हेतु यहाँ पर आवेदन दिया और सारी प्रक्रियाओं से निकले। लेकिन उन सब के बीच में से भी लगभग 180 विद्यार्थी चयनित होकर के इस वर्ष 6वीं, 7वीं, 11वीं, 12वीं और सीए की इन 5 कक्षाओं के लिए चयनित हुए हैं। हम आपके लिए बहुत हर्ष और उल्लास के साथ बतला रहे हैं कि आने वाली अक्षय तृतीया की वो पावन मंगलमयी तिथि होगी जब श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना महोत्सव को हम बहुत आनंद और उत्साह से मनाएंगे। तो एक बार इस घोषणा के लिए जोरदार करतल ध्वनि से देश और दुनिया में जो लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, आपके जो भी बच्चे चयनित हुए हैं, आपके पास मैसेज तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में अक्षय तृतीया की पावन तिथि में यहां पर पधारें, जिस दिन श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना होगी और विद्यार्थियों के संस्कार जो हैं पूज्य श्री के पावन कर कमलों के माध्यम से किए जाएंगे। बंधुओं, आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम में पढ़ने वाले बच्चों के लिए 2 योजनाएं जैसे कि आपके बीच संचालित हैं। शिक्षा मित्र के रूप में आप 1 लाख रुपए की राशि से एक विद्यार्थी के लिए 1 वर्ष के लिए आप अपना योगदान दे सकते हैं। और आज रमेश जी वैद एवं मैना देवी जी वांदी कुई दोसा जयपुर से शिक्षा मित्र के रूप में जुड़ रही हैं राजस्थान से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। अगर यहां उपस्थित हैं तो अपने स्थान पर खड़े होकर महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। आज विशेष रूप से गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं
रंजन अर्चना जैन पुत्री आरुषि पुत्र शशांक जैन नोएडा उत्तर प्रदेश से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान कीजिएगा। अगर यहां उपस्थित हों तो कृपया पधारें। अगर यहां पर उपस्थित हैं रंजन अर्चना जैन पुत्री आरुषि पुत्र शशांक जैन नोएडा उत्तर प्रदेश से, विशेष रूप से आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं, आपका सम्मान करने के लिए मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच राजेश जी आईएएस, यहां पर राजेश जी पारस हमारे बीच यहां पर हैं, पधारेंगे। और गुणायतन ट्रस्टी और साथ में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक श्री प्रेमचंद जी प्रेमी हमारे बीच हैं, यहां पर पधारिएगा। और आज जो गुणायतन से विशेष रूप से जुड़ रहे हैं उनको गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। और आप लोग जोरदार करताल ध्वनि के साथ में सम्मान की अनुमोदना में सम्मिलित होइएगा। बंधुओं, साथ ही आज गुणायतन से विशेष रूप से ही सुरजना जैन उदित तन्मय जैन नोएडा उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं, यहां उपस्थित हैं तो कृपया पधारेंगे। सुरजना जैन उदित तन्मय जैन नोएडा उत्तर प्रदेश से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आपका भी सम्मान करें। और सम्मान करने के लिए प्रेमचंद जी उपकार एजेंसी सागर से हमारे बीच हैं, कृपया पहुंचेंगे। और साथ ही साथ में निर्मल जी जैन झांझरी दीमापुर से हमारे बीच हैं, कृपया पधारें। और आज जो गुणायतन से विशेष रूप में जुड़ रहे हैं गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करके उनका सम्मान करेंगे। गुणायतन से आज संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं कमल कुमार जी जैन, शालिनी रितेश पुत्री दामाद हैं, सौरभ अलका जैन पुत्र और पुत्रवधू हैं, गौतम नगर भोपाल मध्य प्रदेश से। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका सम्मान कीजिएगा। और यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें, जो आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं। और आपका सम्मान करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के ट्रस्टी विवेक कुमार जी, आप बिक्की भैया कृपया पधारें। और निर्मल जी झांझरी कृपया पधारें। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक निर्मल जी झांझरी दीमापुर से हमारे बीच हैं, आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। जोरदार करताल ध्वनि के साथ में बंधुओं सम्मान कीजिएगा। और आइएगा इसी के साथ दोनों हाथों को जोड़िएगा। हम पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करने के लिए जा रहे हैं। इस सूचना के साथ बंधु एक बार पुनः आपको आगाह कर रहे हैं कि प्रातः काल की महाराज श्री की मंगल देशना, मंगल प्रवचन, भावना योग से नकारात्मकता का हल, ये 1 वर्ष से ज्यादा चलने वाली प्रवचन श्रृंखला है। हिंदी वर्णमाला के समस्त बीजाक्षर, समस्त अक्षर लगभग 40 से 42 अक्षरों पर महाराज श्री के प्रवचन चल रहे हैं। और अभी प्रथम अक्षर आ अक्षर पर महाराज श्री के दिव्य प्रवचन चल रहे हैं। आज महाराज श्री का 8वां प्रवचन था अकर्मण्यता के ऊपर। आने वाले दिनों में हम इसे और सुनेंगे। और ये प्रवचन प्रायोगिक भी हैं, प्रवचन प्लस भावना योग इसके साथ में होता है। तो आप अपना समय सुरक्षित कीजिएगा। प्रातः 8:35 से 9:25 तक का ये समय निर्धारित है। आइएगा, आप सभी इसका सौभाग्य प्राप्त करें। हमारा श्री संधान सागर जी महाराज जी के पावन चरणों में प्रार्थना करते एक बार जयकारा लगाते हैं। जब लोग पूज्य ब्रह्मनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य ब्रह्मनि श्री संधान सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज। और चलते हैं गुरु चरणों में। आज इस पावन धरा पर इस शंका समाधान के सत्र को अपन प्रारंभ करें। प्रथम प्रश्न के लिए अपने बीच में नोएडा से जो आज श्री विद्या प्रमाण गुरुकुल से भी जुड़े हैं, ऐसे रंजना अर्चना जैन और सुरजन जैन उदित तन्मय जैन नोएडा, ये अपना, हाँ, रंजन अर्चना जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें शीघ्रता से। और उसके बाद में तैयार रहेंगे जयपुर से अपने बीच में सचिन भैया। मुनिषी जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है ऐसा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोचते हैं जब तक आंसर हमको मिल ही जाता है घर में बैठ के। ऐसा कोई नया क्वेश्चन मुझे लगा नहीं, पर मैं कुछ भावना योग से रिलेटिव कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तो हम लोग कुछ जानते नहीं थे, भावना योग जानते थे पर मानते नहीं थे।
भावना योग क्या है, कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, मन आया तो कर लिया फिर छोड़ दिया। अचानक क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब हुई, फिर डॉक्टर ने उनको थोड़ी बड़ी बीमारी का लिए बताया कि कुछ इनके टेस्ट वगैरह होंगे। तो हम लोग बहुत डर गए थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे घर में। सबने कहा कि क्या टेस्ट लिख दिया। मैंने इनको कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, आप भावना योग करो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, इन्होंने भावना योग किया, मन से किया और बहुत बार किया, एक दिन में भी कई कई बार किया। और जब हमारी रिपोर्ट आई तो वो कुछ भी नहीं था, एक बार नहीं दो बार हम लोगों की रिपोर्ट आई, कुछ भी नहीं निकला। तब से मुझे लगा कि भावना योग, गुरुदेव भावना योग में कुछ ऐसा है कि कुछ मन से करते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो मन तो हमें लगता भी कम है, पर मुझे लगता है कि मेरे हस्बैंड कुछ मन से ही करते हैं तो अच्छा हुआ है उनका। और गुरुदेव मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि क्या ये रेकी भी है, क्या ये भावना योग रेकी है? बहुत सुंदर। देखिए, भावना योग एक अलग साधना है जो हमारी भावनाओं को सही दिशा देकर भावना को साधना में परिवर्तित कर देती। हमारी भावनाएं व्यर्थ हो जाती, लेकिन यदि हमने उसे सही दिशा दी तो वो हमारे जीवन के लिए वरदान भी बन सकती। नियमित जो लोग भावना योग कर रहे हैं उस पर निश्चित ऐसे परिणाम आ रहे हैं। आप तो घर में ही प्रमाण रखे हैं, इसलिए ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मन से करें, जो आप दोहरा रहे हैं उसे विजुअलाइज करते हुए करें, बहुत कारगर परिणाम। मेरे हस्बैंड को तो बहुत विश्वास है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इस पूरे। हाँ बोलो। और अपने बीच में नोएडा जयपुर से सचिन जी जैन, जो प्रामाणिक समूह के कोऑर्डिनेटर भी है और बहुत सक्रिय कार्य करता है, जोरदार ताली बजा दीजिए। वे अपना प्रश्न भी रखें और मैं चाह रहा हूं कि वहीं पर राजेश जी पारस होम्स गुणायतन ट्रस्टी, उनका सम्मान भी कर देंगे। आप सचिन भी अपना प्रश्न करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आज सुबह का जब प्रवचन था तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे लिए ही आप सब कुछ बोल रहे हैं। कर्मठता और अकर्मण्यता। महाराज श्री, कभी कभी ऐसा लगता है कि काम तो करना चाहते हैं बट किसी कारण से नहीं होता। तो अब उसमें थोड़े दिन पहले आत्ममीमांसा का एक थोड़ा सा पढ़ाई करी थी उसकी, तो उसमें भी ऐसे आया था कि कुछ चीज़ें भाग्य से चलती है, कुछ चीज़ें पुरुषार्थ से चलती है और कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं होती उससे भी चलती है। तो अकर्मण्यता, प्रमाद, ये सब आपस में रिलेटेड हैं, मतलब कैसे इनका बीच में है, तो सामंजस्य कैसे बनाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आज प्रातःकाल मैंने इसी विषय को रेखांकित किया था और काफ़ी व्यापकता से इस पर विमर्श भी हुआ। मैं उसकी पुनरावृत्ति तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा, एक कार्य की उत्पत्ति में अनेक कारण होते हैं। कुछ कारण ऐसे होते हैं जो प्रकट में दिखते हैं, कुछ कारण ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते। हमें क्या करना चाहिए? जो कारण हमारे सामने है और जिस पर हमारा नियंत्रण है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए और अपनी पूरी शक्ति उसमें लगा देना चाहिए। हो सकता है पूरी शक्ति लगाने के बाद भी वांछित परिणाम ना आए, तो उस समय मन को अधीर और व्याकुल होने से बचाने के लिए ये कहना चाहिए, शायद मेरे भाग्य में ऐसा नहीं था, शायद भवितव्य मेरा अनुकूल नहीं था, शायद दैव मेरे अनुकूल नहीं था, शायद अभी मेरा काल नहीं था, शायद मेरे लिए अनुकूल संयोग नहीं था। ये सब एक प्रकार के चित्त को समाधान देने की भावनाएं हैं। पर पहले से ही मैं काम करूंगा, मेरा भाग्य अनुकूल होगा, सफलता मिल जाएगी, मेरी भवितव्यता होगी, मैं उपलब्धि मिल जाएगी, मेरा दैव साथ देगा तो मैं कारगर बन जाऊंगा, समय मेरे अनुकूल होगा तो मैं सफल हो जाऊंगा। ये सब रटने वाला व्यक्ति कहीं कुछ नहीं कर पाता। तो मैं उन सब लोगों को अकर्मण्य मानता हूं, अकर्मण्यता की श्रेणी में रखता हूं, जो कहते जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सब सही होगा। अरे क्यों? करने के बाद जो हुआ वो सही हुआ, ये सोच लो। करने के पहले बैठ जाओगे तो तुम्हारे अंदर का उत्साह समाप्त हो जाएगा। ये प्रमाद है। जो मेरे हाथ में वो मुझे देखना चाहिए, जो मेरे हाथ में नहीं उसके बारे में मैं क्या सोचूं?
कई बार लोग बोलते हैं हम भाग्य को देखें कि पुरुषार्थ को देखें। अरे भैया, मेरे भाग्य में क्या लिखा मुझे पता नहीं, पर मुझे क्या करना है इसका मुझे पता होना चाहिए, और जिसका मुझे पता है अपनी शक्ति को उसी में लगाना चाहिए। तो जो मुझे करना, अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को सामने रख करके चलो, तब सफल होगे। मानता हूं कि हम जितना प्रयत्न करते हैं उतना परिणाम आता भी है और नहीं भी आता, पर यह भी तय है बिना प्रयत्न के परिणाम नहीं आता। इसलिए प्रयत्न जारी रखें, प्रयत्नों में कोई कमी ना रखें, तभी जीवन आगे बढ़े। महाराज श्री, इसी में कर्ता ने कर्म को या कर्म को कर्ता ने, किसको प्रमुखता दें? ऐसे कारक पढ़ते थे ना। देखिए, कर्ता और कर्म जब अध्यात्म की बात करते हैं तो वहाँ स्वकर्तृत्व की बात आती है, परकर्तृत्व की नहीं, और ये वस्तु का स्वरूप भी है। हमें परकर्तृत्व से बचना चाहिए, स्वकर्तृत्व में मग्न होने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अपने आप को कर्तृत्व शून्य नहीं मानो। हम खुद के कर्ता है, खुद ही हमारा कर्म है, हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। पर के साथ संपर्क और संयोग जब तक हम बना के रखेंगे, हमारे अंदर आकुलता होगी, और आत्मा के साथ जब केंद्रीकरण होगा, हम निराकुलता को प्राप्त करेंगे। ये हमारे कर्म की पराकाष्ठा है, वो है ध्यान। ध्यान निष्क्रियता का नाम नहीं है, ध्यान परम पुरुषार्थ की परिणति है। अपने आप बैठने वाले को ध्यान नहीं होता, जो अपने मन को अपने साथ बिठाने में समर्थ होते हैं उनका ध्यान होता है। तो वो हम करें, तब ध्यान को हासिल कर पाएंगे। नमोस्तु महाराज। अपने बीच में दुर्ग से अरुण जी जैन यहाँ पर उपस्थित है, जो डोनाइसन की ट्रस्टी हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे, और मैं चाहूँगा कि वहीं पर उनका सम्मान कर देंगे प्रेमचंद जी प्रेमी, शिरोमणि संरक्षक, और महिला सम्मान के लिए अंजू जी आप पहुंचे। गुड़गांव, आप बोले अपना प्रश्न बोले। बोलो, सवाल बोलो। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, एक प्रश्न है ऐसा कि 1008 पार्श्वनाथ भगवान का जन्म और कौन से वंश में हुआ था? उग्रनाथो पार्श्व वीरो, उग्र वंश में, शेषा इक्ष्वाकु वंशजा, है ना। चलिए, ओ आज का सत्र एक विशेष सत्र है, और आज इस सत्र में हमारे बीच डॉक्टर R.K. सिंह, जो देश के एक प्रख्यात अर्थशास्त्री और शिक्षाविद रहे हैं, अनेक विश्वविद्यालयों में जिन्होंने कुलपतित्व का दायित्व संभाला है, कल निर्मल जी झांझरी के साथ यहाँ आए थे। गुरु चरणों के अनन्य अनुरागी भी हैं, और इन्होंने गुरुदेव के सानिध्य से बहुत कुछ पाया भी है। आज यहाँ आए हैं, वो कुछ विशेष तैयारी से आए हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ आगे के सत्र में अगले 30 मिनट उनके लिए समर्पित किया जाए, और अंत के 5 मिनट में जो शेष उद्घोषणाएँ यहाँ की बाकी है उस पर चर्चा होगी। तो ये अब प्रश्नोत्तर का क्रम यहीं पूरा जो है वो वहीं रहे। आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि से R.K. सिंह जी और उनको लेकर आने वाले निर्मल जी झांझरी का जोरदार अभिनंदन कर दें, और इस सत्र को यहीं पर पूरा। बस हो गया, आप लोग बैठ जाए, माइक दे दें। हाँ, वहाँ तक माइक पहुँचाएं, और अब पूरा सत्र जैसा गुरुदेव का आदेश था, और लास्ट में डीमापुर वालों को दी एक सवाल, हाँ, उसी 30 मिनट में। R.K. सिंह जी, चलो एक पहले आप शुरू कर लो। बैठे। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु, सभी महाराज के चरणों में नमोस्तु, सभी लोक के मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु, सभी चुलक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, आग का स्वभाव होता है उग्र, गर्म, आग का नेचर है उग्र, और जल का स्वभाव है ठंडा। लेकिन दोनों को यदि अपन मिला देते तो ना आग बचेगी ना जल बचेगा, सारे धुआं बना के उड़ जाती है। तो अपना धर्म में जो कहता है कि वस्तु स्वभाव धर्म है, अपने वस्तु का स्वभाव जो धर्म है, जो आत्मा का नेचर है, जो सत्य है, हिंसा, चोर, सारी चीज अंदर में बसी हुई है। सार से सब कुछ जानते हुए लोग आत्मोन्मुखी नहीं होते हुए
वस्तु के विपरीत कार्य करने लिए, इसीलिए जगत में सारी अशांति हो रही है। तो इस चीज का नेचर के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। तो अपन क्या करेंगे, नेचर के विरुद्ध जो जा रहे हैं, आज हिंसा का बोलबाला है, चारों ओर अशांति फैल रही है। तो ये वैसे तो शास्त्र में अपने पहले से भी क्या क्या होना सब कुछ ये है, लेकिन उसको अभी उसके ऊपर छोड़ने से क्या होगा? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है। आग और पानी दोनों का अपना अपना स्वभाव है, और दोनों जब तक अपने स्वभाव में हैं तभी तक उनका अस्तित्व है। जब वे अपने स्वभाव को भूलकर विभाव से मिलते हैं तो अपना अस्तित्व खोते हैं। ये जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, इसे व्यापक संदर्भ में लेना चाहिए। जब तक ये सृष्टि अपने स्वभाव का आश्रय लेगी, स्वभाव संस्कृत रहेगी, तब तक ये सृष्टि फलती फूलती रहेगी। और जब हम स्वभाव को भूल जाएंगे तो वही होगा जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आज जो कुछ भी हो रहा है स्वभाव का आश्रय छोड़ने के परिणाम स्वरूप हो रहा है। हम सबको एक क्रांति खड़ी करने की ज़रूरत है, लोगों के हृदय में एक विश्वास जगाने की ज़रूरत है, ताकि सब लोग ये जान सके कि हमारा स्वभाव है क्या और स्वभाव में रहने का आनंद क्या है। एक आध्यात्मिक उत्क्रांति की ज़रूरत है। दरअसल मनुष्य ने अपने विभाव को ही स्वभाव मान रखा है, उसे बदलना होगा, उसे जगाना पड़ेगा कि तू जान कि आखिर तू है कौन। जिस दिन वो जान लेगा, मान लेगा, उसके जीवन का कायाकल्प हो। नमस्ते। नहीं, डॉक्टर आर के सिंह जी, पूर्व कुलपति, बैठे बैठे। श्री गुरु चरणों में पूरा नमस्तु नमस्तु। गुरु चरणों में इच्छा में गुरुवर, जितने भी देश आज़ाद हुए और विकास की प्रक्रिया में सतत प्रयत्नशील रहे, पीछे वाले देशों में शिक्षा ने बड़ा योगदान दिया और देश के विकास में गति प्रदान की। अगर हम उसे माइक्रो लेवल पे देखते हैं तो प्राइमरी एजुकेशन इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसने फाउंडेशन दिया, शिक्षा का फाउंडेशन, लोगों में विचारों का फाउंडेशन दिया। जहाँ तक हायर एजुकेशन की बात है तो हायर एजुकेशन को हम लोग कटिंग एज के रूप में देखते हैं। हमारे देश में आज़ादी के बाद सेंटर ऑफ एक्सेलेंस खुले, जिसे हम इजलैंड्स कह सकते हैं। उसमें आईएम हैं, आईआईटीज हैं, लेकिन आईएम और आईआईटीज हमारे देश के आबादी में आने वाले जितने छात्र हैं उन सबों को उसमें समाहित नहीं किया जा सकता। इसलिए विश्वविद्यालय ने भी अपनी रूपरेखा के साथ अपना योगदान दिया। मेरा सवाल ये है कि आपने आज़ादी के बाद से आज तक के शिक्षा तंत्र को, शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया, बड़ी ही गहनता से उस पर ध्यान दिया, अवलोकन किया, विचार किया। आज आप हमारी भारतीय शिक्षा को कहाँ पाते हैं? देखिए, ये बात सही है कि हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना शिक्षा के न तो व्यक्ति का विकास हो सकता है, न समाज का विकास हो सकता है और न ही राष्ट्र का। भारतीय तत्व चिंतकों, खासकर जैन तत्व चिंतकों की शिक्षा के प्रति जो दृष्टि है, कुरल काव्य के एक संदर्भ से मैं बताना चाहूँगा कि मनुष्य की जीती जागती दो आँखें हैं, अंक और अक्षर, बाकी तो केवल छेद है। छेद तो नारियल में भी होते हैं। मनुष्य की जीती जागती दो आँखें हैं, अंक और अक्षर, बाकी तो केवल छेद है। छेद तो नारियल में भी होते हैं। ये अपने आप में शिक्षा के प्रति भारतीय दृष्टिकोण को उजागर करता है। हमारी जो वर्तमान शिक्षा नीति है, चाहे वो प्राइमरी या हायर एजुकेशन की बात हो, निश्चित शिक्षा के केंद्र तो खुले और उसने हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां और उपाधियां भी दे दी, लेकिन इन सब को होने के साथ साथ लोग
लर्नेड तो बन गए, लेकिन कला गुणों में संपन्न नहीं हो पाए। भारतीय शिक्षा की मूल अवधारणा केवल अध्ययन नहीं, सीख रही है। अक्षर ज्ञान ज्ञान है, लेकिन अपने आप में परिपूर्ण नहीं। अक्षर ज्ञान के साथ साथ व्यक्ति के जीवन में कौशल का भी विकास होना चाहिए। कौशल का विकास कला और गुणों के विकास से ही संभव है। शिक्षा का अर्थ ही है सीख। व्यक्ति कुछ ऐसी सीख ले जिससे वह अपने जीवन के निर्वाह और विकास में समर्थ हो जाए। ये भारत है। भारत के अतीत के इतिहास को हम पलट कर देखते हैं तो एक समय था जब भारत विश्व गुरु होने का श्रेय पाता था। उस समय भारत की जीडीपी आज से कई गुनी थी, ऐसा लोग बताते हैं। वो कौन सा युग था? वह युग था जब गुरुकुल प्रणाली से भारत में शिक्षा चलती थी। लॉर्ड मैकाले ने जो अपना वक्तव्य दिया और जिसमें उन्होंने ब्रिटिश संसद में अपनी बात की 1835 में कि मैंने भारत की चतुर्दिक यात्रा की, मुझे भारत में एक भी बेकार, एक बेरोजगार, एक भी याचक और एक भी चोर नहीं दिखा। उन्होंने लिखा कि भारत की सबसे बड़ी बात उसकी सांस्कृतिक विरासत है, जो भारत की बैकबोन है, और इसका मूल आधार इनकी शिक्षा प्रणाली है। यदि हम मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे तोड़ दिया जाए, और यदि इसे हम तोड़ने में समर्थ हो जाएं और हम इनके हृदय में ये बात बिठाल दें कि जो कुछ इंग्लिश है वही सही है, तो हम इनसे वह सब कुछ करा सकते हैं जिसे हम चाहते हैं। 1835 में मैकाले ने यह प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में दिया था। 1856 में हमारी एक इंडियन एजुकेशन एक्ट अंग्रेजों ने थोपा, जिसमें गुरुकुलों को प्रतिबंधित कर दिया गया। जिस समय देश में गुरुकुल संचालित होते थे, हमारे भारत में 97-98% लोग शिक्षित थे, सब साक्षर थे। लिटरेसी का परसेंटेज इतना हाई था। सबकी शिक्षा निःशुल्क थी। हर गांव शहर के राजा और नगर श्रेष्ठी सबको शिक्षा के लिए अर्थ मुहैया करते थे, और अमीर गरीब सबके बच्चे एक स्तर से शिक्षा ग्रहण करते थे। चाहे श्री कृष्ण हो या सुदामा, सबको एक ही आश्रम में पढ़ने का मौका मिलता था। तो ये व्यवस्था भारत की थी। ये भारत की सबसे बड़ी ताकत थी, जिसे छिन्न भिन्न कर दिया गया। आज शिक्षा के बड़े बड़े केंद्र खोले गए, लेकिन हमें तब आश्चर्य होता है जब कोई IAS अधिकारी आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। हम तब हतप्रभ हो जाते हैं, रह जाते हैं, जब IIM और IIT का टॉपर जाकर किसी परिस्थितिवश आत्महत्या करने को उतारू हो जाता है। ये सब क्या है? और हमें तब तो और ज़्यादा आश्चर्यचकित होना होता है जब चपरासी की नौकरी के लिए PhD धारक या स्नातकोत्तर में उत्तीर्ण पोस्ट ग्रेजुएट व्यक्ति एप्लीकेंट बनता है। ये क्या है? शिक्षा का मजाक ही तो है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या कौन बढ़ा रहा है? इसका जवाबदार कौन है? अगर हमने शिक्षा पाली तो भारत की यह अवधारणा थी, जो पढ़ लिख गया, यानी शिक्षा जिसने अर्जित कर ली, वो अपने और अपने परिवार का पेट पालने में समर्थ हो गया। उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। पर अंग्रेजों को बाबुओं की जरूरत थी, तो बाबू बनाने के लिए उनने काम किया, और आज सब बाबू बन के बाबूगिरी दिखाने लगे। परिणाम हम सबके सामने। इसलिए एक बार गुरुदेव से किसी ने बोला, महाराज जी, भारत विकासशील देशों में अग्रणी स्थान ले रहा है। गुरुदेव, बहुत पहले की बात है। गुरुदेव ने कहा, भारत शीलवान बना रहे, विकास तो अपने आप हो जाएगी। तो हमें उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आचार्य श्री हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा को समग्रता, इंक्लूसिवनेस और सांस्कृतिक रूप में
स्थापित कर या जोड़कर देखना चाहिए। कल से आज तक आपके विवेचना में हमेशा संस्कृति और शिक्षा शब्द आते रहे और दोनों में एक तारतम्य बनता रहा। लॉर्ड मैकाले से लेकर जब नेल्सन मंडेला आए, एक तरफ लॉर्ड मैकाले हमें शिक्षित इसलिए नहीं करना चाहते थे कि हम आज़ाद हो जाएंगे, और उसके बाद नेल्सन मंडेला जब इस सदी में आए तो उन्होंने कहा एजुकेशन इज द ओनली वीपन थ्रू विच वी कैन चेंज इंटायर वर्ल्ड, नॉट ओनली इंडिया। तो आपको ऐसा लगता है कि शिक्षा समग्रता के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत को भी अपने आप में जोड़कर एक ऐसी प्रणाली बने जो 21वीं सदी में कारगर साबित हो सके। इसलिए हम लोगों ने जो अभी 2020 की शिक्षा नीति बनाई उस पर काफ़ी जोर दिया कि शिक्षा भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और उन्हें ये लगता है कि शिक्षा हमेशा इंग्लिश मीडियम और कॉन्वेंट स्कूलों में होनी चाहिए। हमें लगता कि शिक्षा, जहाँ तक प्राइमरी एजुकेशन की बात है, 5वीं क्लास तक निश्चित रूप से भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। आपको यह जानकर दुख होगा कि भारतीय भाषाओं में से 315 भाषाएं ऐसी हैं जो हमारे यहाँ से विलुप्त हो चुकी हैं, खत्म हो गई हैं, उनका अब कोई आधार नहीं बच गया है। अगर हम आंकड़ों के आधार पर भी देखें तो अंग्रेजी कभी भी वैश्विक भाषा नहीं रही। आधा से ज़्यादा अफ्रीका और पूर्वी एशिया का बड़ा भूभाग फ्रेंच बोलता है, वहाँ अंग्रेजी नहीं बोली जाती। अंग्रेजी उनकी भाषाएं ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। उसी तरह से जर्मनी में जर्मन भाषा चलती है, उसी तरह से फ्रांस में फ्रेंच लैंग्वेज चलता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आपके वाणी से प्रभाव इन माताओं और बहनों पर पड़े, जहाँ पर ये प्रभाव पड़े कि 5वीं क्लास तक कम से कम उनकी अपनी मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा मिल पाए। तभी उनमें क्रिटिकल थिंकिंग की अवधारणा बनेगी और उसका विस्तार होगा। आप तो पूरे देश के हैं, खासकर झारखंड में नेतरहाट विद्यालय का नाम आपने सुना होगा। वहाँ वह विद्यालय किसी सीबीएसई बोर्ड से प्रस्तावित नहीं है, उससे एफिलिएटेड नहीं है, और वहाँ के 90% बच्चे आईएएस होते हैं और वो हिंदी माध्यम से आज भी पढ़ाई होती है। तो मेरी एक विनती आपसे है कि माताएं उस तरफ बढ़ें और हमारा जो विद्यार्थी हो, छात्र हो, उसके पैर जमीन पर होने चाहिए और उनका मस्तिष्क आसमान की ओर होना चाहिए। निसंदेह है उन्हें वैश्विक ज्ञान की भी प्राप्ति होनी चाहिए। हमें लगता है कि आप विशद रूप में इस पर अगर विवेचना करेंगे तो सब लोगों में इसका असर पड़ेगा और हम उस दिशा में बढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने रखी है। शिक्षा के साथ समग्रता और सांस्कृतिक निष्ठा जुड़ी होनी चाहिए, तभी वह शिक्षा कारगर होती है। जहाँ तक भाषा की बात आपने की, भाषा में संस्कृति का प्रवाह होता है। जब तक भाषा सुरक्षित है तभी हमारी संस्कृति सुरक्षित है। अनेक अध्ययनों से ये बात स्पष्ट हो गई कि हम अपनी मातृभाषा में जितने अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं उतनी किसी दूसरी भाषा में नहीं। आज व्यक्ति चाहे कितनी भी भाषा का विज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन सपना तो अपनी मातृभाषा में ही देखता है। ये उसके अंतश्चेतना के संस्कारों को प्रकट करता है। इसलिए मातृभाषा जो हमारी भारतीय भाषाओं में है, हमें उन्हें प्रमुखता देनी चाहिए। हम अधिक से अधिक भाषा के बारे में ज्ञान रखें, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अध्ययन का माध्यम अपनी भाषा होनी चाहिए। आज अंग्रेजी की जो मानसिकता है उसने हमें गुलाम बना दिया। ये गुलाम मानसिकता है और गुलाम मानसिकता के परिणाम स्वरूप आज भी लोग
गुलामी से बाहर नहीं निकल पाए। तो अपने आप को उससे बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल आपने सही कहा, गुरुदेव ने तो इस विषय में काफ़ी विस्तार से अनेक बार चर्चा की है। हम भी आज आप सबसे यही कहना चाहेंगे कि हम अपने मूलभूत भाषा को समझें। नेतरहाट विद्यालय की बात आपने की, मैं समझता हूँ झारखंड का बड़ा प्रतिष्ठित विद्यालय है। अगर मुझे विस्मरण नहीं तो मैं मानूंगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी शायद उस विद्यालय से संबद्ध रहे हैं, और वो विद्यालय एक से एक अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को हम सबको देता रहा है। हिंदी माध्यम से कोई कमज़ोर नहीं होता, हम जैसे लोग हिंदी माध्यम से ही पढ़े हुए हैं। आज अंग्रेजी माध्यम वालों को मैं देखता हूँ तो ना तो उनकी हिंदी अच्छी होती है ना अंग्रेजी अच्छी हो पाती है, दोनों तरफ से वो चले जाते हैं। तो हमें अंग्रेजी से बचकर स्वभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, और ये प्रयास सबको करना चाहिए। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, यदि हिंदी माध्यम के साथ यदि हम उसका प्रवर्तन शुरू करें तो बहुत बड़ा परिवर्तन घटित हो सकता है। महाराज जी, अगर हम लोग महावीर के टीचिंग को देखते हैं, भगवान महावीर के शिक्षा को देखते हैं, गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की शिक्षा को सुनते हैं, दोहराते हैं, रिमाइंड करते हैं और आपकी विवेचना भी सुनते हैं, तो हर जगह रिजल्ट एक ही आता है, कूट एक ही मिलता है। हम ये जानते हैं कि विद्या उत्कर्ष, मोक्ष और ज्ञान की देवी है, ज्ञान प्रदान करती है। और अगर हम पूरे ज्ञान को, पूरे विद्या को 100% में लें तो हमें 85% जो ज्ञान है, जो विद्या है, जो मोक्ष की प्राप्ति का संकल्प है, उसमें से 85% ज्ञान 0 से 6 वर्ष के आयु काल में ही प्राप्त होता है। चाहे वो प्रकृति से मिलता हो, चाहे परिवार से, माताओं, बहनों और पूर्वजों के द्वारा मिलता हो, या फिर हम कहें कि हमें दूसरे अन्य माध्यमों के आधार पर मिलता हो। केवल 15% ज्ञान हमें MA, PhD, DLIT और ये सारी चीज़ें करने के बाद मिलती है। तो हमारा आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि हम लोग माताओं और बहनों के का जो उत्तरदायित्व है, एक 0 से लेके 6 वर्ष के बच्चों के उत्कर्ष पर कितना ध्यान देने की जरूरत है, उस दिशा में। बहुत अच्छी बात कही। हमारे जीवन के जो प्रारंभिक 6 वर्ष होते हैं, बल्कि 5 वर्ष ही कहें, ये हमारे विकास का बहुत बड़ा आधार बनते हैं, और हमारे जीवन के ज्ञान की आधारशिला इसी समय रखी जाती है। लेकिन मुझे तब बड़ा अटपटा सा लगता है जब आपकी माताएं आती अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, महाराज का लेग टच करो, हैंड शेक करो, ये क्या है? अरे ऐसा बोलकर आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? और विचित्रता, अपने आप को बड़े गौरवान्वित सा महसूस करते हैं। आखिर ये क्या है? ये आपके अनपढ़ होने का प्रमाण है। भले आप अपने आप को पढ़े लिखे साबित कर रहे हो। अरे हिंदी बोलना है तो हिंदी बोलो, अंग्रेजी बोलना है तो अंग्रेजी बोलो। ये बीच की दोनों चीज़ों को मिला जुला करके बोलने का औचित्य क्या है? हमें ज्ञान संस्कार के साथ देना चाहिए। माँ के पेट से ही बच्चे ज्ञान ग्रहण करना शुरू कर देते हैं, और अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में वो सबसे ज़्यादा चीज़ें ग्रहण करते हैं जो कालांतर में पल्लवित होते हैं। हमने पढ़ा है कि मनुष्य का जो भावनात्मक विकास है वो अपने प्रारंभिक 5 वर्षों में सबसे ज़्यादा होता है, और 5 वर्ष से लेकर आने वाले 10 वर्षों में यानी 15 वर्षों में उसका बहुत तेज़ी से पल्लवन होता है, और 15 वर्ष के उपरांत बच्चे में उनकी जो मानसिक और भावनात्मक विकास है उसकी पुष्टि होती है। तो 5 साल की उम्र तक बच्चों को बहुत लाड प्यार से रखने की बात कही गई। हमारे क्या लाडिए चतुवर्षानी कहा गया, 4 साल तक लाड प्यार के रखो, 10 वर्षानी टाड़िए, 10 वर्ष तक उन्हें पूरे नियंत्रण में रखो। और जायते तू 16 वर्षे मित्रवत समाचरे, 16 वर्ष का बच्चा हो जाए तो बच्चे को बच्चा मानने की जगह मित्र की तरह मानो। ये व्यवस्था हमारे यहाँ दी, आज लोगों ने उसे भुला दिया। परिणाम हम सबके सामने हैं। ये चीज़ें निश्चयतः सबके लिए सोचनी है,
माताओं को, और माताओं को आप प्रमुखता से दे रहे हैं क्योंकि बच्चों के लालन पालन में माँ का ज़्यादा स्थान दिखता है, माँ की भूमिका अधिक दिखती है, इसलिए माँ की बात आती है। लेकिन माँ हो या पिता, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों के अंदर वो संस्कार भरे जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। महाराज जी, अगर हम लोग हायर एजुकेशन के इतिहास को देखते हैं तो हमें ये मिलता कि इसकी शुरुआत जो है नालंदा और तक्षशिला ऐसे विश्वविद्यालयों से शुरुआत हुई और हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना, जहां नॉलेज का क्रिएशन हुआ और उसका डिसिमिनेशन हुआ। 400 वर्ष पूर्व यूरोपियन विश्वविद्यालयों का पदार्पण हुआ और उसमें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय बने। उसके बाद कई वर्षों के बाद फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज की भी स्थापना होने लगी, जिसमें हार्वर्ड, MIT, स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालयों का प्रादुर्भाव हुआ और इन्होंने भी हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा देने और टेक्निकल एजुकेशन देने की दिशा में अपना योगदान दिया। जहाँ तक हमें समझ में आती है कई अमेरिकन विश्वविद्यालयों को देखने के बाद कि ये विश्वविद्यालय, पहली बात तो ये है कि जहाँ हमने शिक्षा फॉर ऑल किया, सारे लोगों के लिए शिक्षा किया, यूनिवर्सलाइजेशन कर दिया और उसी के लिए विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिसमें कहीं कहीं फी भी नहीं लगते। गुरुकुल की तो बात ही अलग है, फिर भी वहाँ की जो शिक्षा है वो काफ़ी महंगी है। दूसरी बात कि ये विश्वविद्यालय, अमेरिकन विश्वविद्यालय फ्रंट रनर हैं। आप प्रोडक्टिविटी के बढ़ाने के लिए जो टेक्निक्स बनाते हैं, ये उन टेक्निक्स को अपने यहाँ स्थापित नहीं करते, उसका उपयोग नहीं करते, बल्कि उसको दूसरे देशों में बेचते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपने भी ये सोचा कि हमारे बच्चे यहाँ से आगे बढ़कर वो हार्वर्ड तक जाएं, और आपने कभी ये नहीं सोचा कि हार्वर्ड की व्यवस्था या हार्वर्ड का एक कैंपस यहाँ आ जाए। आपको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे, तो इन्होंने सोचा था कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज का एक कैंपस अपने यहाँ लगाया जाए। लेकिन मेरे समझ से भी, और आप भी इसको रियलाइज करते होंगे, कि विश्वविद्यालय केवल एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसे कि एक जगह से उठाकर दूसरे जगह लाया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे लोगों का समूह है जिन्होंने वैसे काम किए जो आज तक वो काम विश्व में नहीं हुआ था, और इसलिए हमें हार्वर्ड भेजने की दिशा में बढ़नी चाहिए, न कि हार्वर्ड को अपने यहाँ या दूसरे देशों में स्थापित करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके समर्थन में हमारा एक संदेश और भी है कि जब अमेरिका में कोई बड़े विश्वविद्यालय नहीं थे, तो वो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की स्थापना या उसका कैंपस अपने देश में कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि जब MIT बने, जब हार्वर्ड बने, स्टैनफोर्ड बने, तो उन्होंने विश्व के फर्स्ट रैंक फैकल्टी को अपने यहाँ बुलाया, न कि उनके कैंपस बुलाए। आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ कि ये जो शिक्षा आज के ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म और सबको मिलाते हुए मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, उसमें आपकी क्या संरचना है और आपकी क्या विवेचना है, सारे लोग इसको जानना चाहेंगे, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ। बहुत ही गंभीर विषय आपने उपस्थित किया। आज की जो शिक्षा और पूरी व्यवस्था है वो पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी है। मैं तो देख रहा हूँ कि वर्तमान युग तो तकनीकी का युग हो गया। पहले ज्ञान था, फिर विज्ञान हुआ, और विज्ञान के साथ अब टेक्नोलॉजी आ गई, तकनीक आ गई। जहाँ तक तकनीकों की बात है, तकनीकों का आदान प्रदान पुरातन काल में भी होता रहा है,
एक देश से दूसरे देशों में तकनीकी आदान प्रदान होता रहा है। हमारे शास्त्रों में इसके पर्याप्त प्रमाण मिलते हैं और ये विश्व के विकास का एक बड़ा आधार भी है। चूँकि आज जिस तरह की व्यवस्थाएं बन गई और पाश्चात्य विश्वविद्यालयों का जो प्रभुत्व है, उस प्रभुत्व के कारण दो स्थितियां हमारे सामने आई। एक तो ये कि वो अपने संसाधनों में ज़्यादा हमसे समर्थ बन गए। दूसरी बात, हमारे लोगों की मानसिकता भी बदल गई। अल्प संसाधन के कारण हम अपने आप को विकसित नहीं कर पाए, उधर निर्भरता बना दी। आपने जो बात कही बिल्कुल सही कही और हमने भी उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपनी बात कल कही थी कि हम कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की स्थापना करने की जगह कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की अच्छी फैकल्टीज को हम अपने स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में ला करके रख सकते हैं। मैंने जो बात की थी कि उच्च शिक्षा के लिए यदि देश विदेश में जाना पड़े तो हम बच्चों को भेज सकते हैं, और ये आज नहीं पुराने भी समय में भी होता था। वहाँ से ज्ञान संपदा प्राप्त करके यहाँ के साथ जोड़कर उसे पूरक बनाए और देश को आगे बढ़ाए, ये प्रयास होना चाहिए। बच्चे बाहर पढ़ने जाए तो उसमें बुराई नहीं है। गांधी जी भी बाहर पढ़ करके आए थे। वो दुनिया में कहीं भी जाए, मन में भारत होना चाहिए। बाहर पढ़कर आए, पढ़ने जाए, लेकिन लौटकर भारत आए। कदाचित वहां भी रहे तो उसके हृदय में भारतीयता की छाप रहे। और वहां कब जाए? जब यहाँ की शिक्षा परिपूर्ण हो जाए तब जाए, अपनी नींव को मजबूत बनाकर जाए, ताकि वहां जाए तो वहां का असर इस पर ना पड़े, इसका असर वहां पर पड़े। गांधी जी का असर पश्चिम में पड़ा, अफ्रीका में पड़ा, वहां का असर उन पर नहीं पड़ा। तो ये चीजें हमें समझनी है। तो कोई कहीं जाए आए बाधा नहीं है, लेकिन मन में अपना देश, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी भाषा बसी रहनी चाहिए। आचार्य जी, माननीय प्रधानमंत्री जब देश की बागडोर को संभाले तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे काफ़ी फोकस किया और इस दिशा में काफ़ी ध्यान दिया। और हमारे जितने IITs हैं देश में, इन सारे IITs में 26% सीटें लड़कियों के लिए बढ़ाए गए। मध्य प्रदेश में शिवराज जी के शासनकाल में कस्तूरबा विद्यालय, जहां पर 6 क्लास तक लड़कियां पढ़ती थीं, उसे बढ़ाकर 12 क्लास तक कर दिए गए। हमें लगता कि बेटियों को आज का जो हमारा ये विज्ञान का युग है, उसमें कई तरह की भ्रांतियां आ रही हैं, कई तरह की कुरीतियां भी डेवलप हो रही हैं। जैसे हमारा देश वैसा रहा जहां पर कभी लिव इन रिलेशन की बात नहीं थी। माँ बाप जो शादियां तय कर दिया करते थे, उस आधार पर शादी ब्याह हो जाया करता था। लेकिन जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो हमारे पड़ोसी देश हैं और कुरीतियां बहुत तेजी से फैलने लगती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिशा में बढ़ते हुए कदम कहीं लड़खड़ा न जाएं, इस दिशा में आप हमारे बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, बेटियों का पढ़ना अच्छी बात है। हमारे शास्त्रों में लिखा है नारी च गुणवती धत्ते सृष्टेर अग्रिमम पदम। लेकिन पढ़ने के पहले उनकी नींव मजबूत होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ संस्कारों की सुरक्षा, मर्यादाओं की रक्षा, ये बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके से पढ़ाई हो रही है, उससे उनकी मानसिकता बदल रही है। तो उसका दुष्परिणाम ये आ रहा है, नारी तो आगे बढ़ रही है, नारीत्व तो पीछे छूट रहा है। और नारी से जब नारीत्व पिछड़ जाएगा तो देश और समाज दोनों का बंटाधार हो जाएगा। तो हम मूलभूत तत्व को आत्मसात करके चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आज वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था
और अतीत की शिक्षा व्यवस्था पर आपने बहुत सार्थक चर्चा की है। मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर R.K. सिंह जी का जोरदार अभिनंदन कर दें, क्योंकि वहीं पर राजेश जी, अनुभव प्रशांत जी सम्मान भी कर देता, नरेंद्र, निर्मल जी का, उनका भी। और जैसा अभी भैया जी ने आप लोगों को बताया, आने वाले दिनों में यहाँ विद्या प्रमाण गुरुकुलम, श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम की स्थापना अक्षय तृतीया के दिन होनी है। बच्चों का चयन हो गया, व्यवस्थाएं बन गई, और आज हमने निरीक्षण किया छात्रों की रहने की संपूर्ण व्यवस्था भी इन कर्मठ कार्यकर्ताओं ने बहुत तत्परता से कर दी। मैं चाहूँगा एक बार गुरुकुलम और आचार्य विद्यासागर संस्थान और गुणायतन से संबद्ध सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं, सभी एक साथ आ जाएं, पूरे सबको एक साथ ले लो। हाँ, ये लोग बहुत तत्परता से काम कर रहे हैं और ये गुणायतन का बड़ा श्रेष्ठ उपक्रम है। आने वाले अक्षय तृतीया का शुभ मुहूर्त, और सब लोगों ने कमर कस लिया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी इन लोगों से बात हुई, इनने कहा महाराज 24 तारीख हो गए, लेकिन 6 दिन है, आज का दिन निकल गया, 5 दिन है, 5 दिन में भी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। तो जितने लोग इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं, वो इस कार्यक्रम के, इस संस्थान के औपचारिक शुरुआत के दिन जरूर आए। इसके कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा आप लोगों तक पहुंच जाएगी। प्रातः काल ये कार्यक्रम होगा, सुबह का ही समय है, लगभग 8 बजे के आसपास का, तो इसका मुहूर्त है। उस दिन बच्चों को हम मांत्रिक संस्कारों से शिक्षित करेंगे, जो उनकी विद्या वर्धन का आधार बनेगा, उनके ज्ञान की वृद्धि होगी। जो हमारी शास्त्रीय परंपरा है उसके अनुसार एक प्रकार से बच्चों का दीक्षांत समारोह होगा। सभी बच्चे आए, उनके माता पिता आए, और वो यहाँ आएंगे। लगभग 180 बच्चों का चयन हुआ है और उनके माता पिता के साथ आएंगे, और पूरा भोपाल शहर और आसपास और साथ ही गुणायतन परिवार उस कार्यक्रम में उपस्थित होगा। तो आप लोग पूरे उमंग, उल्लास और उत्साह के साथ इसमें जुट जाएं। कमेटी और सभी कार्यकर्ता बहुत तत्परता के साथ जुटे हुए हैं, ऐसे ही जुटे रहें और आगे बढ़ें, जिससे इस काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं चाहूँगा गुणायतन भोपाल संभाग, मध्य भारत संभाग के अध्यक्ष नरेंद्र जी टोंगिया, जिसके कंधों पर इस कार्यक्रम को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है, और उसके साथ गुरुकुलम और विद्यासागर प्रबंध विज्ञान संस्थान की पूरी टीम खड़ी रहेगी। नरेंद्र जी 1 मिनट बचा है, इसमें अपना संदेश सबको दें। नमस्तु महाराजी, नमस्तु महाराजी। पूर्णतः पूरी तैयारी हमने 30 तारीख की कार्यक्रम की कर ली है। बस महाराजी, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए और ये कार्यक्रम एक यादगार कार्यक्रम होगा महाराजी। हम बहुत अच्छे से, हम लोग पूरा गुणायतन परिवार, पूरा भोपाल जैन समाज इस कार्यक्रम को हम करने जा रहे हैं महाराज जी। बस आपका आशीर्वाद मिल जाए। और जी महाराज जी, सभी को आह्वान कर लो। जी महाराज जी, सारे भोपाल जैन समाज के सभी लोग इसमें, इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे महाराज जी। सभी लोग इसमें आ रहे हैं महाराज जी। बस महाराज जी एक निवेदन हो रहे महाराज जी, ग्रीष्मकालीनी वासना का आशीर्वाद महाराज जी भोपाल जैन समाज को मिल जाए महाराज जी। भैया चली रही, ग्रीष्मकाल तो हो ही गया, वासना तो है ही, आने दो, जाके बाकी चीजें आगे बोलेंगे। हाँ राजेश। नमोस्तु भगवान। 30 तारीख को गुरुकुलम का औपचारिक शुरुआत यहाँ से हो जाएगी गुरुदेव, और मैं जो छात्र चयनित हुए हैं वो उनके अभिभावक और इसके अलावा संपूर्ण भोपाल वासियों से अनुरोध है, निवेदन है कि अधिक से गुणायतन परिवार के सदस्य के अधिक से अधिक संख्या में आकर यहाँ कार्यक्रम को सफल बनाएं। गुरुदेव ने ग्रीष्मकालीन वाचना का आशीर्वाद हम सबको दे दिया है, और हम सबकी भावना है, सभी भोपाल वासियों की भावना है कि गुरुदेव का आगामी चतुर्मास भी भोपाल में और विद्यासागर संस्थान में संपन्न हो गुरुदेव, ताकि जो आपकी भावना है गुरुकुलम संस्था पूरी तरह से मूर्त रूप ले सके और हम इसको
ना केवल भारत का बल्कि विश्व के मानचित्र पर एक अद्भुत शैक्षणिक संस्थान के रूप में आगे ला सके। गुरुदेव नमोस्तु भगवान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।